तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो आपका अगला टॉपिक है ये डब्ल्यूटीओ से जुड़ा हुआ है। डब्ल्यूटीओ की एक रिपोर्ट आई हुई है जिसको हम बोलते हैं WTSR रिपोर्ट। डब्ल्यूटीओ के बारे में आप सभी जानते हैं, विश्व व्यापार संगठन एक संस्था है आपकी, ठीक है। तो इसकी जो है एक रिपोर्ट आई हुई है, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिकल रिव्यू करके आती है, जिसको हम बोलते हैं WTSR रिपोर्ट, ठीक है। WTSR रिपोर्ट अभी आई हुई है आपकी, आप लोग लिख लीजिएगा WTSR रिपोर्ट। हाँ, WTSR रिपोर्ट आई हुई है, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिकल रिव्यू, ठीक है। अब ये क्या करती है, जो विश्व में व्यापार हो चल रहा होता है इस समय, जो विश्व में व्यापार होता है और व्यापार के साथ साथ बहुत सारी नई तकनीकी का विकास होता है, नवीनतम डेवलपमेंट होते हैं, उनका विश्लेषण प्रदान करती है कि विश्व ट्रेड में क्या क्या चेंज हो रहा है चीजें, ठीक है। और साथ ही हर वर्ष के वस्तु और वाणिज्यिक सेवाओं के वैश्विक व्यापार पर ये अपने डेटा प्रस्तुत करती है कि क्या जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है वार्षिक स्तर पर क्या वस्तु और वाणिज्यिक सेवाओं का जो है डेटा ये देती है, और ये निकालता है डब्ल्यूटीओ, ठीक है। डब्ल्यूटीओ के बारे में आप सभी जानते हैं। अभी मैं इस पूरे रिपोर्ट के बारे में बताता हूं कि इस रिपोर्ट में भारत की क्या स्थिति थी। डब्ल्यूटीओ एक ऑर्गेनाइजेशन है आपका, WTA है ना, इसको डब्ल्यूटीओ बोलते हैं। और ये आपका इससे पहले एक संस्था थी जिसका नाम था गैट, पहले एक संस्था थी GATT। इसी संस्था को अपग्रेड कर दिया गया था WTA में। कब किया गया था? 1 जनवरी 1995 को, 1995 को गैट ही आपका बन गया था WTO, ठीक है। सभी जानते हैं एक अंतर सरकारी संगठन है। उद्देश्य सिर्फ एक ये है कि जो वैश्विक व्यापार होता है उसमें जो एक तो टैरिफ है आपका, टैरिफ मतलब जो कस्टम ड्यूटी टैक्स वगैरह लगता है, और जो अन्य बाधाएं हैं व्यापार को लेकर उनमें कमी लाना। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में इसका मुख्यालय। 164 देश इसके सदस्य हैं, और इस समय इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं नगोजी ओकोंजो, है ना, नगोजी ओकोंजो WTO के महानिदेशक हैं, ठीक है। अब इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, WTSR रिपोर्ट 2023। इसके द्वारा बताया गया कि भारत एक्सपोर्ट में, मतलब कि निर्यात करने में, वस्तुओं के निर्यात करने में 18वें रैंक में है। भारत की एक रैंकिंग दी गई कि वस्तुओं को निर्यात करने में भारत की रैंकिंग कितनी है? 18वां। और आयात करने में भारत की रैंकिंग है 9वीं। एक्सपोर्ट करने में 18वें नंबर पे है और इंपोर्ट करने पे 9th नंबर पे है। ये दो जो है डेटा यहां पर WTO की इस रिपोर्ट के द्वारा बताए गए, ठीक है। भारत निर्यात करने में 18, ये आप कहीं पर भी आप यूज कर सकते हैं, कोई भी आप इकोनॉमी से जुड़ा हुआ आंसर राइटिंग डालें, कुछ भी डालें, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो आपकी भारत की रैंकिंग है वस्तुओं की, वस्तुओं पे भारत 18वें नंबर पे है, और निर्यात में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक्सपोर्ट में 18वें नंबर पे है और इंपोर्ट में 9वें नंबर पे है, ठीक है। और यदि निर्यात में पहले स्थान की बात करें तो प्रथम स्थान पे चीन है। आपको पता है चाइना ने अपनी पूरी इकोनॉमी डेवलप की है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, ठीक है। और निर्यात में दूसरे नंबर पे है USA, पहला चाइना, दूसरा अमेरिका। अमेरिका इसीलिए चाइना को लेकर के काफी ज्यादा चिंतित रहता है क्योंकि उसकी मोनोपोली खत्म की जा रही है। अच्छा, तीसरे नंबर पे एक्सपोर्ट में है जर्मनी। तो आप सोच सकते हैं अभी भारत जो है बहुत पीछे, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हमारी बहुत ज्यादा पीछे है, ठीक है। तो ये एक आपको ध्यान रखना है भारत, और रैंकिंग गड़बड़ भी हुई है। अब देखिए दूसरा है आपका सेवा स्तर पे व्यापार, ठीक है, ये तो हो गया वस्तु स्तर पे। वस्तु स्तर पे 18वें नंबर पे है। सेवा में हमारी स्थिति तब भी ठीक है। सेवा पे हम व्यापार की बात करें तो हम जो निर्यात करते हैं उसमें 7वें नंबर पे है। 7वें नंबर पर हम सेवा क्षेत्र में है निर्यात करने में। ये जो मैंने डेटा बताया ये वस्तु का बताया, गुड्स का बताया। गुड्स में हम निर्यात करते हैं 18वें नंबर पे, और सेवा में जो हम निर्यात करते हैं वो हम 7वें नंबर पे हैं, ठीक है। और वस्तु में जो आयात करते हैं उसमें 9वें नंबर पे हैं, ठीक है। और सेवा में जो हम आयात करते हैं उसमें हमारा स्थान 9th स्थान है, ठीक है। सेवा में बराबर है दोनों का, वस्तु में 9वें नंबर पे हैं हम, ठीक है, आयात करने में, और सेवा को आयात करने में भी 9th स्थान है, लेकिन सेवा को एक्सपोर्ट करने में हम 7th स्थान पे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी रिपोर्ट है, WTO की रैंक है इंडिया को, ठीक है। क्लियर है, स्पष्ट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रैंकिंग है आपकी, क्लियर है सभी को भाई? हाँ,
देखिए किसी भी एग्जाम के लिए आपको जब भी एग्जाम देना है पिछले 2 साल का करंट अफेयर्स आपको लेके चलना चाहिए। मैं भी यहीं पे यही कार्य कर रहा हूँ, 1.5 से 2 साल का करंट अफेयर्स लेकर के आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मेरा अल्टीमेट गोल यही है और ये सभी के लिए। जैसे अब यूपीएससी है तो यूपीएससी में WTSR पूछ लेगा कि ये क्या है, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिकल रिव्यू क्या है, यही पूछ लेगा आपसे, है ना। WTA से क्वेश्चन आ जाते हैं वहां पे, इस रिपोर्ट से किसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा। स्टेटमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में, कोई ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स में बहुत अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। काम कर जाएगा आपका यहाँ का जितना भी, देखो क्योंकि मैं टॉपिक कोई नहीं छोड़ रहा हूँ, बस मैं तथ्यों को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए आपको पता है यूनिकॉर्न कंपनीज का ईरा चल रहा है, बहुत सारे स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं और कंपनियों की जिनकी वैल्यूएशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, $1 बिलियन जिसकी भी जो है आपकी वैल्यूएशन बढ़ रही है, तो वो आपका जो है यूनिकॉर्न कंपनी में कन्वर्ट हो जा रही है। तो अभी सन 2023 का पहला यूनिकॉर्न बना है भारत का, जिसका नाम है जेप्टो। जोमेटो के बारे में सभी जानते हैं, जोमेटो की ही तर्ज पे एक और आपका एप्लीकेशन बेस्ड आपका गिग इकोनॉमी में काम कर रहा है, गिग इकोनॉमी में काम कर रहा है जेप्टो। ठीक है, तो जेप्टो 2023 का भारत का पहला जो है आपका क्या बना है, यूनिकॉर्न बन गया है। ठीक है, जिसकी वैल्यूएशन कितनी है, टोटल $1 बिलियन या उससे अधिक है। ठीक है, ये एक कंपनी आपकी जेप्टो। ठीक है, अब जेप्टो ये बना कैसे, ये भी ध्यान रखिएगा। अगस्त 2023 की खबर है ये, जेप्टो जो है यूनिकॉर्न बना। तो जेप्टो ने अभी 1.4 बिलियन इसकी वैल्यूएशन हो गई थी अगस्त में, 1.4 बिलियन US डॉलर की वैल्यूएशन हो गई थी। और इसने जो है आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी काफ़ी सारे जो है निवेशक होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं। तो इन्वेस्टर से वैल्यूएशन आप समझते हैं, सबसे पहले किसी भी कंपनी की एक वैल्यू होती है, हर कंपनी की अपनी एक वैल्यू होती है। उस वैल्यू के पीछे के कारण बहुत सारे होते हैं कि कंपनी में क्या जो है कस्टमर बेस है, कंपनी की क्या सेल है। आप लोगों ने शार्क टैंक इंडिया देखा होगा, तो वहाँ पर जो है इक्विटी का सेल परचेज होता है, किसी भी कंपनी का सेल परचेज होता है कि भैया ये कंपनी है, इसका 1%, मतलब 100 करोड़ की मान लीजिए कोई कंपनी है तो उसका 1% 1 करोड़ का हुआ, और फिर उसी के आधार पे इक्विटी और ये सब पूरा आप देखते होंगे। शार्क टैंक में चीज़ आपको समझ में आई होगी यदि आपने देखा होगा। तो उसी तरीके से जेप्टो की अभी वैल्यूएशन जो आई वो आई $1.4 बिलियन, और इसी के साथ जो है ये यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो गया। ठीक है, तो यूनिकॉर्न का दर्जा मिलने वाला 2023 का ये पहला स्टार्टअप है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले सितंबर 2022 में एक आपका मोल्बियो डायग्नोस्टिक करके एक यूनिकॉर्न बना था। तो लगातार कई सारे यूनिकॉर्न, अभी आपको पता है एडटेक इंडस्ट्री में भी कितने सारे यूनिकॉर्न हैं, आपका बायजूस हो गया, अनअकैडमी हो गया, PW हो गया, ऐसे करके कई सारे यूनिकॉर्न हैं। PW आपका 101वां यूनिकॉर्न बना था उस टाइम पीरियड पे। तो यूनिकॉर्न अब हर एक क्षेत्र में है, फिनटेक, खासकर जब से डिजिटल इकोनॉमी आई है ना, गिग इकोनॉमी आई है ना, तब से बहुत सारे जो है आपके बेनिफिट आपके जो है मिले हैं, कंपनी बहुत सारी स्टार्टअप बनी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप सभी को, क्लियर है, स्पष्ट है सभी को। ठीक है, तो जेप्टो जो है आपका ये गिग इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, गिग इकोनॉमी से। गिग इकोनॉमी मैंने बताया था अनुबंध आधारित अर्थव्यवस्था जो आपकी है, जिसमें जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं उनके साथ जो है एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक समझौता होता है, उसी के आधारित काम करते हैं। इसकी स्थापना किसने की थी जेप्टो की, आदिल पलीचा के द्वारा की गई थी। इनका नाम है, ये पर्सन है, इसके फाउंडर्स हैं, 2 पर्सन हैं, एक है आदित्य पलीचा और कैवल्य बोहरा, ये 2 पर्सन है जिन्होंने जेप्टो की शुरुआत की थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जेप्टो अभी यूनिकॉर्न बना है आपका। ठीक है, 1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ की वैल्यूएशन इसकी कंपनी की अभी है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट ग्रीन इकोनॉमी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है आपका। आप सभी जानते हैं अब इस समय पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है ग्रीन एनर्जी को लेकर के। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है L&T, लार्सन एंड टुब्रो, बहुत बड़ी कंपनी है, कंस्ट्रक्शन से लेकर कई सारे काम करती है। तो अभी L&T के द्वारा हरित हाइड्रोजन से जुड़ी हुई परियोजनाओं पर निवेश किया गया है, ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़ी हुई परियोजनाओं पर। ठीक है, तो कई सारे जो है आपके देखिए ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के अभी 2022 में L&T के द्वारा गुजरात के हजीरा में एक हाइड्रोजन संयंत्र भी स्थापित किया गया। ठीक है, L&T हरित हाइड्रोजन की दिशा में लगातार काम कर रही है और इसके द्वारा भी निवेश किया गया।
तो इसने अभी वर्ष 2022 में क्या किया था, गुजरात में एक जगह हजीरा में एक प्लांट इन्होंने बनाया था जो कि ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ था। अभी इन्होंने काफी सारे काम किए। एक तो ग्रीन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोलाइजर का काम होता है। इलेक्ट्रोलाइजर जो है आपका ग्रीन हाइड्रोजन के एक तरीके से उत्पाद के तौर पे है, एक घटक के तौर पे है। तो अभी जो है एल&टी के द्वारा इलेक्ट्रोलाइजर बनाने के लिए IOCL के साथ क्या किया गया, पार्टनरशिप की गई, साझेदारी की गई। ठीक है, और एक तरीके समझिए कि अब बड़े स्तर पे इसका प्रयास किया जा रहा है कि कार्य हो, बड़े स्तर पे इससे जुड़ी हुई चीजें हों, तो उस दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। ठीक है आपका, तो एल&टी के द्वारा हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी विकास के लिए अभी आपका IOCL के साथ समझौता किया गया है, साथ ही IIT बॉम्बे के साथ समझौता किया गया है। ठीक है, IIT बॉम्बे के साथ भी हरित हाइड्रोजन पर समझौता किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है, स्पष्ट है। तो एल&टी जो है आपका लार्सन एंड टुब्रो एक कंपनी है, भारत की मल्टीनेशनल कंपनी, MNC है आपकी। मुंबई में इसका मुख्यालय एल&टी का, और इसकी स्थापना फरवरी 1946 में हुई थी। एल&टी की 1946 में एल&टी आपका बना था, लार्सन एंड टुब्रो, ध्यान रखिएगा। इसके संस्थापक जो थे, एक पर्सन ही थे लार्सन, ठीक है, हेनिंग होल्फ लार्सन, पर्सन का नाम लार्सन है, और दूसरे थे सेरेन क्रिश्चियन टुब्रो। तो इन्हीं के नाम पे एल&टी रखी गई शॉर्टकट में। एल आपका लार्सन है और टुब्रो टी है। तो एल&टी के जो संस्थापक हैं लार्सन एंड टुब्रो ही थे, और इस समय जो CEO हैं वो है SM सुब्रमण्यम CEO हैं। ये बड़े स्तर पे काम करती है, रोड बनाने पे, ओवरब्रिज बनाने पे, कंस्ट्रक्शन साइट की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी यही है एल&टी, है ना। अभी ये लगातार हरित हाइड्रोजन से लेकर अन्य बहुत सारे सेक्टर पे भी एल&टी काम करना शुरू कर चुकी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो औद्योगिक पैमाने पर हरित हाइड्रोजन को करने पर, और इतनी बड़ी कंपनियां जब आती हैं तो इन चीजों का भविष्य आप देख सकते हैं कि आने वाले समय पे क्या फ्यूचर हो सकता है। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, RBI एक रेगुलेटरी बॉडी है बैंकिंग सेक्टर के लिए। जो हमारे भारत में बैंक हैं जितने भी, उन सभी का रेगुलेशन करने का काम RBI करता है। अगस्त 2023 में RBI के द्वारा कुछ नियम जारी किए गए, और ये नियम जो है अगले साल से लागू होंगे, 1 जनवरी 2024 से। 1 जनवरी 2024 से ये नियम लागू होंगे। अब ये नियम किसके लिए होंगे, आप सभी को पता है, बैंकों के लिए होंगे। अभी आपको पता है बहुत सारे बैंक ऐसे होते हैं, बहुत सारे NBFC बहुत सारी ऐसी होती हैं। NBFC मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बहुत सारी होती हैं। एक तो बैंक है आपके, बैंकों में जाते हैं, वहाँ पे आपका सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, लेन देन, सारी चीज़ें होती हैं। NBFC होते हैं आपके, गैर बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं। तो आपको पता है कि यदि आपने इनसे कुछ कर्ज ले रखा है, तो यदि आपका कर्ज के भुगतान में कुछ भी चूक हो गई, तो ग्राहकों को ये क्या है, बहुत सारे दंडात्मक ब्याज बहुत सारे लगाते हैं, मतलब कि ब्याज और लगा देंगे, बहुत सारे चार्जेस लगा देंगे। तो अभी क्या किया गया है कि RBI के द्वारा नए नियम लाए गए हैं, और इन नियमों के तहत, जो कि नियम 1 जनवरी 2024 से लागू होंगे, कि यदि कोई ऐसी चूक होती है कि ग्राहक जो है कर्ज का भुगतान करने में थोड़ा डिले हो जाता है, कुछ भी कारण हो जाता है, तो उसको दंडात्मक ब्याज आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सभी बैंकिंग संस्थाओं के लिए नहीं है, इसमें कई सारी फाइनेंशियल कंपनियां हैं। एक्सिम बैंक है आपका, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर के जो है आपका, अपनी इकोनॉमी वाली मेरी क्लास होगी तो मैंने उसमें एक्सिम बैंक वगैरह सब बताएं। एक्सिम बैंक है, नाबार्ड है, सिडबी है, ये जितने संस्थान हैं ये सारे सम्मिलित हैं आपके। ठीक है, बैंकिंग संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो है सरकार जो है, यदि कोई भी व्यक्ति की EMI, जैसे आपने बैंक से लोन लिया तो लोन की EMI बनी होगी, तो मान लीजिए अभी तक बैंक क्या करते हैं, EMI में यदि आपकी चूक हो जाए तो बैंक ब्याज में पेनल्टी लगा देते हैं, मतलब ब्याज में भी इंटरेस्ट लगा देंगे, जो आपकी ब्याज होगी ना उस पर भी इंटरेस्ट लगा देंगे। लेकिन अब अभी RBI क्या कर रही है कि इस EMI पे, मतलब अब क्या करेगी सरकार, ये ब्याज नहीं लगा सकते। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इसको चक्रवृद्धि ब्याज दर कहते हैं। मान लीजिए आपने कोई भी बैंक से लोन लिया, ठीक है, कोई भी बैंक से लोन लिया, लोन लेने के बाद बैंक क्या करता है, आपको एक मुश्त मान लीजिए 10 लाख रुपए बैंक ने दे दिया, चाहे वो हाउस लोन हो, चाहे वो बहुत सारे लोन हो सकते हैं, हाउस लोन हो सकता है, कार लोन हो सकता है, या आप पर्सनल लोन लेते हैं या बिजनेस लोन लेते हैं, कई प्रकार के लोन होते हैं।
तो जब लोन लेकर के उसकी मंथली ईएमआई बनती है, यदि आपने 1 महीने ईएमआई नहीं जमा कर पाए किसी कार्ड से, तो ये क्या करते हैं, जो ब्याज होती है उस पर भी इंटरेस्ट लगा देते हैं। इससे बहुत ज़्यादा ईएमआई भी बढ़ जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती है कस्टमर्स को। तो कहने का मतलब ये है कि बैंकों के द्वारा जो है कहीं ना कहीं पे इस दिशा में जो है कार्य करना चाहिए। ठीक है। एकता सिंह जी, देखिए यूनिकॉर्न को लेकर मैं बता दूंगा अलग से। मैंने आपको बताया कि जिन कंपनियों का जो है वैल्यूएशन, यानी उनकी जो कीमत है, उनकी जो वैल्यू है, वो वैल्यू आपकी $1 बिलियन के आसपास हो या 8,000 करोड़ रुपए हो, तो वो आपकी यूनिकॉर्न कंपनी की श्रेणी में शामिल हो जाती हैं। ठीक है। तो बाकी अलग से मैं किसी दिन जो हमारा महा रिवीजन वाली सीरीज है जीएस की, उसमें मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। यूनिकॉर्न के साथ साथ अन्य जो कैटेगरीज होती हैं वो सारी कैटेगरी वहाँ पे मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है। शाम की क्लास में हम एक रखेंगे सेशन, इकोनॉमी वाले सेशन में रख देंगे यूनिकॉर्न कंपनी या कोई भी कंपनी। तो यहाँ पे बैंकों के द्वारा क्या किया जाता है, मान लीजिए कोई भी मंथ आप ईएमआई चूक जाते हैं, तो चूकने के बाद जो आपकी ईएमआई पे ब्याज लग रही है उस पर भी इंटरेस्ट लगा दिया जाता है। तो वो अब इसको नए नियमों के तहत दंडात्मक शुल्क को वसूल नहीं किया जाएगा, इस दिशा के तौर पे भी काम करना है। ठीक है। तो मतलब दंडात्मक शुल्क ले लीजिए लेकिन इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। उसमें ईएमआई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए जो है दंडात्मक शुल्क लगाइए, पेनल्टी लगाइए। दंडात्मक शुल्क क्या होता है, जैसे किसी का जो है मान लीजिए ईएमआई आपने नहीं भरा, तो जिस बैंक से आपकी ईएमआई कटती है, एक तो बैंक आपसे कुछ शुल्क लेगा और कुछ आपका ये भी काटते हैं, मतलब आपको सोचिए चेक बाउंस करके वो काफी पेमेंट काट लेते हैं आपकी। ठीक है। तो दंडात्मक शुल्क लीजिए लेकिन ब्याज के साथ इसको मत जोड़िए। ठीक है। वो जो है अभी नए नियमों को, नए निर्देशों को लेकर के आया गया है। इससे क्या होगा, एक तो सबसे पहली बात, जो लोग लोन ले रखे हैं उनको भी काफी ज्यादा समस्या, और आने वाले समय पे एक नए लोन लेने की भी प्रवृत्ति बढ़ेगी। ठीक है। आपको शायद पता हो, मैं आपको एक बहुत बेसिक सी बात बता रहा हूं। हम जब होम लोन लेते हैं ना, होम लोन लीजिए चाहे कार लोन लीजिए, सबके साथ यही है मतलब स्थिति कि ज्यादातर, जैसे आपने लिया तो मान लीजिए 15 साल के लिए आपने लिया कोई भी लोन, ठीक है, तो आपसे शुरुआत में ब्याज ज्यादा वसूली जाएगी, मतलब 80% आपसे ब्याज वसूली जाती है, 20% आपका मूलधन होता है। अलग अलग रेशियो हो सकते हैं, बैंक वाइज भी अलग अलग होता है, लेकिन ज्यादातर हिस्सा आपका पहले ब्याज वसूलते हैं। जितने भी बैंक होते हैं ना, ये सब पहले ब्याज वसूलते हैं, बाद में आपसे जो है मूलधन लेते हैं। तो आप मतलब सोचिए कि ऋण पास बहुत बुरा है। ऋण पास ये वैसा ही है जैसे पहले साहूकारों की स्थिति हुआ करती थी, बैंकों ने भी कुछ उससे कम नहीं बना रखा। मतलब सोचिए पहले ब्याज लेंगे, पहले इंटरेस्ट लेंगे, बाद में आपका जो है मूलधन लेते रहेंगे। जबकि होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि कम से कम, मतलब मैं कह रहा हूं 50-50 का भी रेशियो रखें, है ना, कि भैया ब्याज इतनी ज्यादा मात्रा में। और फिर आप सही में बताऊं, यदि आपने होम लोन ले लिया और आप 2 साल 3 साल ईएमआई भर लीजिए, आपका मूलधन नहीं कम होगा। वो तो शुरुआत में ब्याज का हिस्सा ज्यादा होता है, वो सब डॉक्यूमेंट में लिखा होता है, कस्टमर को पता नहीं चलता है, सही से बताते भी नहीं है, आप भी आंख मूंद करके ले ही लेते हैं। आपकी जरूरतें होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, उनकी पूर्ति होती है, लेकिन ब्याज का पास बहुत बुरा है। मतलब यदि आप फाइनेंस कराकर घर ले रहे हैं, फाइनेंस कराकर कार ले रहे हैं, तो सोचिए कि आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, फिर आप एक ट्रैप में फंस जाएंगे। आप किराए के घर पे ही रह रहे हैं। यदि आप किसी भी महीने में अपनी ईएमआई नहीं भर पाते हैं, 1, 2, 3, 4 महीने आप भरने में असमर्थ हो जाते हैं, एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है कैसे भी करके, तो आपका घर भी चला जाएगा। बैंक क्या करेगा, आएगा ताला डाल देगा, है ना। तो पहले तो आपसे खूब पैसा भी वसूल लिया, ब्याज भी वसूल ली, बाद में घर भी आपका ले गया, कार भी आपकी ले गया, फिर क्या करोगे बताओ, है ना। तो ये कुछ नए नियमावली आ रहे हैं 1 जनवरी 2024 से। अब देखिए, एक आपका जो है एक बड़ी संस्था है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। आप लोगों ने नाम सुना होगा एडीबी के बारे में। जैसे वर्ल्ड बैंक है वैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है। यहाँ पे जापान का पैसा बहुत ज़्यादा लगा हुआ है एडीबी में। ठीक है। एडीबी की स्थापना, एडीबी के बारे में 2-3 बातें बता देता हूँ। एशियन डेवलप अभी बताऊंगा जो न्यूज़ है, पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में जान लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय फिलीपींस में है। कहां पर है, फिलीपींस। यहीं पर आसियान कंट्रीज है ना आपका, जापान के जस्ट नीचे बहुत सारे द्वीप फैले हुए हैं जापान के दक्षिण में, तो उनको फिलीपींस द्वीप समूह कहते हैं। टोटल 68 देश जो है इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। नाम से स्पष्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये विकासात्मक योजनाओं को लेकर के क्या करता है, पैसे देता है, विश्व के देशों को देता है, और ये चाहता है
कि जो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है, खासकर एशिया और प्रशांत महासागर का, तो एक समृद्ध, समावेशी, लचीला और सतत स्थिर प्रशांत क्षेत्र का निर्माण करना, उसको लेकर के पैसा देता है। तो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा मेघालय को पैसा दिया गया है। ठीक है, मेघालय सरकार के द्वारा एक योजना चालू की गई थी, मातृ मानसिक स्वास्थ्य योजना। मातृ मानसिक स्वास्थ्य योजना, ये मेघालय सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, और इस योजना को एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ऋण दिया गया है। ठीक है, 16 देखिए सरकारों के द्वारा जो बड़ी बड़ी योजनाएं चालू की जाती है ना, इसके लिए वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, आईएमएफ से, इन सबसे पैसा लिया जाता है। आईएमएफ तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट देखता है। ठीक है, और आप देखते हैं बेल आउट पैकेज वगैरह सब कुछ आईएमएफ को लेकर चर्चा में हो जाता है जब कभी भी कोई भी देश की अर्थव्यवस्था डगमगाती है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 16 अगस्त 2023 को जो है मेघालय राज्य को जो है 40.5 मिलियन डॉलर, कितना दिया गया है, 40.5 मिलियन डॉलर, इतना ऋण दिया गया है। ठीक है, हम बहुत पैसा लेते हैं अन्य देशों से, और ये दिया किस लिए गया है, ये एक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए दिया गया है, एकीकृत प्रारंभिक बाल विकास योजना और मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम आपका, जिसमें मात्र मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए पूरा पैसा दिया गया है। ठीक है, तो मेघालय सरकार के द्वारा ये आपकी परियोजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है, और इसमें आंगनबाड़ी जितने भी केंद्र होंगे उनके माध्यमों से घरों में रहने वाले जितने भी बच्चे हैं और उन बच्चों की देखभाल करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है, उनके पालन पोषण के लिए, देखभाल के लिए, पहुंच स्तर पर सुधार के लिए, इन सब को लेकर के मेघालय सरकार काम कर रही है। तो इसी के तहत जो है एशियन डेवलपमेंट से ऋण लिया गया है। तो एडीबी भी कुछ पैसा दे रही है, और इसके अलावा मेघालय सरकार भी 15.27 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगा रही है। तो कुछ हमने ऋण लिया है, कुछ अपने देश से लगा रहे हैं, तब जाकर के काम ये हो रहा है। तो एक खबर आपकी ये एडीबी से जुड़ी हुई थी, मेघालय सरकार को पैसे देने से जुड़ी हुई। दूसरी खबर, आरबीआई के द्वारा नए नियम लाए जा रहे हैं, खासकर जो ईएमआई पर दंडात्मक ब्याज, इंटरेस्ट। देखो, यदि आपकी ईएमआई आप नहीं भर पाते तो उसको लेकर शुल्क लगेगा, लेकिन उस पर ब्याज नहीं लगेगी। ठीक है, तो ब्याज वगैरह सारी खत्म कर देंगे। 1 जनवरी 2024 से कुछ नए नियम अपडेट हुए हैं, ध्यान रखिएगा। और ये आपका जो है हरित हाइड्रोजन को लेकर एलएनटी के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया है। एक खबर आपकी ये है, जेप्टो आपका यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है, 2023 की पहली यूनिकॉर्न कंपनी। और डब्ल्यूटीओ के द्वारा एक रैंकिंग जारी की गई है, जिस रैंकिंग में भारत जो है एक्सपोर्ट के मामले में 18वें नंबर गुड्स में, और एक्सपोर्ट के मामले में, इंपोर्ट के मामले में 90वें स्थान पे है। सर्विस सेक्टर की बात करें तो 7वें नंबर पे और 90वें नंबर पे। पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे यूएसए है। ठीक है, आपका तीसरे नंबर पे जर्मनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपके करंट अफेयर्स से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पक्ष हैं, और निश्चित तौर पे आप सभी, जितना मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ इसका रिवीजन करिए। रिवीजन की है मतलब आप रिवीजन जरूर करिएगा, जितना कराता जाऊँ उसका रिवीजन करते जाइए, और आप देखिएगा सर्टेन टाइम के बाद आपको जो मतलब आपको बहुत एनर्जी मिलेगी मेरी इन क्लासेस से, बहुत बेनिफिट होगा, बहुत एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो खूब सारी मेहनत करिए।